क्या करें, कुछ करता धरता है ही नहीं, शादी कैसे कर दें। मुबारक पड़े, लड़का जो है उसकी नौकरी लग गई, या उसका जो व्यापार चल नहीं रहा था वो अचानक चल निकला। तो ये इनकी खेलने खाने की उम्र है, जब धीरे धीरे जिम्मेदारी आएगी तो काम भी करने लगेगा। इस प्रकार के नोशन होते थे। मगर जब इसी को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि 18 या 19 साल की उम्र में बच्चे को स्टार्टअप शुरू करना है। उसके बाद में कॉन्स्टेंटली उसको 35 साल की उम्र तक 100-200 करोड़ नहीं, 2-2.5-3 हजार करोड़ रुपए कमाने हैं। इसके लिए उसको ऑफिस में ही रहना है, और इन सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में मैरिज नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे बहना, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ करता धरता है ही नहीं, शादी कैसे कर दें। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, आपने आसपास अपने सुना होगा। जिन लोगों के बच्चे मैरिजेबल एज में आ जाते हैं मगर कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो अक्सर करके एक संशय की स्थिति बन जाती है। फिर लोग जोशी के पास भी जाते हैं कि भाई इसका जॉब कब तक लग जाएगा, शादी कब तक हो जाएगी। दो बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कि भाई जॉब कब तक लग जाएगा और शादी कब तक हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए अगर कोई जोशी कहे कि भाई जॉब तो इसका लेट लगना है, तो क्या इस आदमी की शादी भी ना हो। इसी का आंसर हम यहाँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, व्हाट इज अ मैरिजेबल एज। स्टेटवरी जो सरकार की तरफ से आता है उसमें है 18 साल और 21 साल। अगर हम शास्त्र समझ जाएं, यानी कि हमारे जो आश्रमों का डिवीजन है, तो फिर हम कहते हैं भाई 25 साल के बाद में गृहस्थ जीवन चालू है। ये दूसरा हो गया। तीसरा अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि बायोलॉजी का भी एक टेक है कि भाई लड़कों के लिए तो ठीक है, आपका 25 की जो एज होती है, 25 के बाद में वो मेंटली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं कि वो एक फैमिली को आगे ले जा सकें। महिलाओं की एज के बारे में थोड़ा सा एक इशू है, मगर वहाँ पे भी बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि भाई 35 से पहले पहले जितना पहले और 26 के जितना बाद, या समझिए 24 के जितना बाद और 35 से जितने पहले पहले आप कर लेते हैं शादी, उतना अच्छा है, क्योंकि उस पीरियड में आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस से जूझने का अच्छा टाइम भी मिलता है, और आपकी जो बॉडीली पोजीशन है, शारीरिक परिस्थिति है, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया आ गए। मगर सवाल ये है कि अगर इन सारी ही स्थितियों के दौरान मैरिज पे किसी प्रकार की बाधा आ रही हो, या मान लीजिए जैसे मैंने एक बाधा आपको अभी बताई कि भाई मैरिजेबल एज तो हो गई है लेकिन बच्चा कुछ कर नहीं रहा है, तो उसके बारे में क्या किया जाए। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी बड़ा क्लियर हमें कहती है, 2-3 सॉल्यूशन दिखाती है, और उन्हीं सॉल्यूशन को मैं एक के बाद एक आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ शादी से पहले कुंडली मिलाने का एक रिवाज है। इस रिवाज के अंदर हम कई फैक्टर्स को देखते हैं, जिसमें हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं, पारिवारिक सुख कितना कपल के बीच में रहेगा ये देखते हैं। कुंडली में ही कुछ माध्यम है जिनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर इनकी संतान होगी, और संतानोत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें तो कोई समस्या नहीं है। तीसरा हम एक देखते हैं ग्रह, तारा और इस तरह की चीज़ें क्या हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का बिल्कुल मैच ना हो रहा हो। मांगलिक दोष या नाड़ी दोष हम चेक करते हैं, ये तो खैर सभी को मालूम है, सभी लोग देखते ही हैं इसके बारे में। लेकिन आपको जब शादी के बारे में आप कुंडली दिखाने जाएं अपने लड़के की या अपने बच्चे की या बच्ची की भी, तो आप एक क्राइटेरिया और चेक कीजिए। वो क्राइटेरिया कहलाता है क्या? वो क्राइटेरिया कहलाता है स्टैंड अलोन कुंडली एंड मिक्स्ड या जॉइंट कुंडली। आपने कई बार ये सुना होगा कि भाई फलाने व्यक्ति की शादी के बाद उसका भाग्योदय हो गया, या फिर आपने ये भी सुना होगा कि भाई फलाने घर में बहू आई और बहू के कदम बड़े मुबारक पड़े, लड़का जो है उसकी नौकरी लग गई, या उसका जो व्यापार चल नहीं रहा था वो अचानक चल निकला। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कुंडली की आपस में इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ तक कि अगर आप जाएंगे, कई बार आप देखेंगे कि जो 28, 29, 30 साल तक जिन लोगों की नौकरी नहीं लगती है, और वो लोग आते हैं पंडित जी के पास ये कह के, या एस्ट्रोलॉजर के पास ये कह के आते हैं कि भाई मुझे ये बताइए मेरी नौकरी नहीं लग रही है। और कई बार एस्ट्रोलॉजर उनको जवाब देता है कि भाई यजमान, आपकी जो नौकरी है वो तो आपकी पत्नी के भाग्य से लगनी है।
कई बार लोगों को इस तरह के आंसर्स भी मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि भाई शादी कर लीजिए तो आपकी ये परिस्थिति भी सुधर जाएगी। तो याद रखिएगा, इसको ज्योतिष में कहा जाता है अवलंबित भाग्य, डिपेंडेंट भाग्य। अवलंबित भाग्य की स्थिति में मान लीजिए यदि लड़के का भाग्य अवलंबित है पत्नी पे, लड़के का भाग्य अवलंबित है विवाह पे, तो इस स्थिति में आप ज्योतिषी से कंसल्ट कीजिए। अगर वो कहते हैं कि भाई इनका पहले विवाह करवा दीजिए, तो फिर पहले आप विवाह करवा दीजिए। क्योंकि याद रखिएगा, यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा हम 70 के दशक में जाएंगे या 70 के बाद में जो एक 80 का दशक आया था उस दशक में हम जाएंगे, तो उस दशक में लड़का काम करता है या नहीं करता है ये क्वेश्चन नहीं होता था। 1989 में एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, सलमान खान से लड़की के पिता ने पूछा कि भाई तुम कमाते क्या हो। तो आप कल्पना कीजिए कि उस समय जब शादी की बात चल रही थी तब ना तो लड़की ने सोचा था ना लड़के ने सोचा था कि भाई कमाने का भी कोई इश्यू होता है। तो वो जो दौर था, उस दौर में जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो आपने देखा होगा कि आम तौर पे जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते थे, मुखिया होते थे, वो कहते थे भाई इनकी खेलने खाने की उम्र है, जब धीरे धीरे जिम्मेदारी आएगी तो काम भी करने लगेगा। इस प्रकार के नोशन होते थे। मगर जब इसी को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि 18 या 19 साल की उम्र में बच्चे को स्टार्टअप शुरू करना है। उसके बाद में कॉन्स्टेंटली उसको 35 साल की उम्र तक 100-200 करोड़ नहीं, 2-2.5-3 हज़ार करोड़ रुपए कमाने हैं। इसके लिए उसको ऑफिस में ही रहना है और इन सारी स्कीम ऑफ थिंग्स में मैरिज नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब हो क्या रहा है कि इसी सारी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर उसने किया क्या, उसने एक तो अपनी पूरी मैरिजेबल एज खत्म कर दी। दूसरी बात, एक फैमिली आप शुरू करते हैं तो एक उसका भी एक टाइम है कि मान लीजिए आपके बच्चे की जब शादी हो रही है और आप 55 साल के हैं या मान लीजिए 57-58 साल के हैं, तो आप अपनी लाइफ के पीक में हैं। आप अगले 6 साल 7 साल अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में तो एनी हाउ उस बच्चे के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी है। तो मैरिजेबल एज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक जो सॉल्यूशन निकल के आता है, वो सॉल्यूशन निकल के आता है कि अगर आपके बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है और शादी के अच्छे ऑफर आ रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप पंडित जी से पूछिए कि भाई क्या विवाह के बाद में इसका भाग्योदय संभव है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई जो एफ्लुएंट फैमिलीज होती है जहाँ पे बच्चे जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं मेरे को कुछ करना ही है भाई, मुझे आई नीड स्पेस फॉर करियर, तो वहाँ पर भी आप एक कंपैटिबिलिटी चार्ट मिला के या किसी भी तरीके से उनको एक चीज़ समझा सकते हैं कि भाई देखो करियर अपनी जगह है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ लाइफ, और मैरिज से जुड़ी हुई चीज़ें अपनी जगह हैं। अगर आप एज बाउंड तरीके से इसको नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका भी बुढ़ापा अंधकारमय हो जाए, क्योंकि आपका जब बच्चा प्राइम पे होगा उस समय आप एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे लाइफ को। तो ये याद रखिए, पहला कॉन्सेप्ट हमने दिया मिक्स कुंडली एंड स्टैंड अलोन कुंडली। ऑडियो जंगल। अब सवाल ये होता है कि कई लोग अक्सर करके ये सवाल पूछते हैं कि भाई पंडित जी मान लीजिए हमने स्टैंड अलोन कुंडली और मिक्स्ड कुंडली के उसमें जो है पूरे फॉलो करते हुए हमने बच्चे की शादी करवा दी और अभी भी काम नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या रेमेडीज़ हैं? क्या हम क्यों उम्मीद रखें इस चीज़ की कि भाई ये इस बच्चे का भाग्योदय हो ही जाएगा शादी के बाद? या फिर एक इन जनरल भी क्वेश्चन है कि भाई शादी के बाद हाउ अ मैरिज और गृहस्थ जीवन आपके जीवन को अफेक्ट कैसे करता है, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज इसमें क्या रोल प्ले कर सकती हैं? तो मैं आपको सबसे पहले एक बड़ा ही यूनिवर्सल सा सिद्धांत है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो सभी ने सुना ही होगा, वो कहते हैं कि भाई गृहस्थ जीवन एक तपोवन है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई गृहस्थ जीवन के अंदर रह के एक गृहस्थ जितनी पूजा कर ले उतनी सफिशिएंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको गृहस्थ के जीवन का निर्वहन करना है। एस्ट्रोलॉजी भी इस बात को मानती है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ही आप गृहस्थ जीवन में आते हैं और गृहस्थ जीवन में आने के बाद में एक गृहस्थ बनके, मतलब कि जो नया कपल है उसने लड़के की जो माताजी हैं उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उनको खुश करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, तो इसका मतलब उनका 4th हाउस सद गया, क्योंकि माता का आशीर्वाद मिलेगा।
चतुर्थ स्थान अगर कुंडली का किसी का माता के आशीर्वाद से सध जाता है तो सुख, वाहन, ये 2 चीजें आ गई। उसके बाद में अगर यही जिम्मेदारी उन्होंने पिता के साथ निभाना शुरू कर दी तो उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में आपका नवम स्थान यानी कि भाग्य और दशम स्थान यानी कि आपका कर्म, नवम स्थान और दशम स्थान आपके दोनों सिक्योर्ड हो गए। अगर एक न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जाएं जहां पे माता पिता बच्चे के साथ रहते हैं तो आप देखिए एक शादी होते ही एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमने 3 स्थानों को, माता पिता की सेवा अपने आप में सबसे बड़ी रेमेडी है। आप याद रखिएगा, दुनिया भर में आप गणेश जी और कार्तिकेय जी का तो वो किस्सा आपने सुना ही होगा कि कार्तिकेय जी पूरी दुनिया में घूमते रहे थे और गणेश जी ने केवल माता पिता की परिक्रमा कर ली थी। तो माता पिता की उस सेवा से ही आपने 3 ग्रह साध लिए। अब आता है भाई शादी हुई है तो जीवन साथी भी आया है, पत्नी भी आई है, पति भी आया है, वहां से आपका 7वां ग्रह सध गया, आपकी एक परमानेंट पार्टनरशिप हो गई। उस परमानेंट पार्टनरशिप के अंदर क्या हुआ कि अगर एक सुशीला आपको पत्नी मिल जाती है तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ शेयर करना चालू कर दिया। ये आपका 7th हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और हमको कहनी पड़ेगी, वो चीज है कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों के साथ भविष्य आता है। आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके घर के आसपास ऐसे कई परिवार हैं जहां बेटी के जन्म के साथ ही बरकत आ गई। उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन हाँ बेटी का जन्म हुआ और देखा कि भाई एक ही साल में घर की काया पलट है। कई बच्चे होते ही लकी हैं। किसी के घर में पुत्र का जन्म हुआ और पता चला पुत्र अपने साथ सारे सुख संसाधन ले आया। ऐसी स्थिति में पिता और माता भी मान लेते हैं कि भाई ये सुख संसाधन इसी की किस्मत से आए हैं। अब वैज्ञानिक सोच वाले हो सकता है इसको नकार दें या रैशनल उसमें कोई इलाज नहीं हो, लेकिन आप देखिएगा, ये मैं आपसे केवल ऑब्जर्वेटिव पार्टिसिपेटिव सर्वे के आधार पे कह रहा हूं। आपने भी इस तरह का ऑब्जर्वेटिव पार्टिसिपेटिव एक सर्वे किया होगा जिसमें कई घर होते हैं ऐसे जहां पे वो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो संतान हुई और अपने आप ही बरकत आ गई। तो ये भी एक परिस्थिति है, गृहस्थ जीवन के तपोवन में ये भी एक परिस्थिति है जिसको मिक्स्ड कुंडली से जोड़ा जा सकता है। तो हमारे पास टोटल 2 ऐसे पॉजिटिव फैक्टर आ गए जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भैया अगर आपकी सक्सेसफुल करियर में नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए आप विवाह में विलंब मत कीजिए। आप एक जोशी की सलाह लीजिए। अगर इस तरह के कोई योग आपको दिखते हैं तो भाई जो चीज़ सामने आ रही है उसको पहले ले लीजिए, ये भी एक जीवन का हिस्सा है। मैं आपको एक फारसी कहावत का हिंदी तर्जुमा मैं बताऊंगा। उस फारसी कहावत का हिंदी तर्जुमा ये है कि भाई पहले दौलत, फिर शोहरत, फिर औरत। अब इस फारसी कहावत को मैं बिल्कुल नहीं मानता और शायद जिन लोगों ने कही होगी उन्होंने भी ये एक सैटायर, व्यंग के तौर पे ही कही होगी, क्योंकि हमारा ज्योतिष तो ये कहता है कि स्त्री के आने के साथ लक्ष्मी आती है, स्त्री के आने के साथ घर में स्थायित्व आता है। स्त्री की वजह से लक्ष्मी के रूपक के तौर पे ही हम अपना सबसे बड़ा त्योहार मनाते हैं। तो आप याद रखिए कि ये जो आपने एक रॉन्ग नोशन या जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि भाई पहले दौलत, फिर शोहरत, फिर औरत, तो इसको मत अपनाइए। जो एक और हाँ, इसमें कुंडली किसी एक्सपर्ट जोशी की सलाह जरूर लीजिए दैट हाउ मैरिज कैन एक्चुअली हेल्प यू एंड हाउ अ डिले इन मैरिज कैन एक्चुअली डिमिनिश योर थिंग्स। याद रखिए देयर इज अ बायोलॉजिकल एज मैरिज के साथ में जुड़ी हुई है। 28 साल से लेके 35 या 36 साल तक आप अपने शारीरिक पैशन के पीक पे होते हैं। यदि इस समय आप एक सिंगुलर पार्टनर के साथ में जिंदगी की सबसे अच्छी मेमोरीज बना लेते हैं तो फिर वहां से जो कंपेनियनशिप डेवलप होती है वो आपको 90 साल और 100 साल की जिंदगी में हमेशा काम आती है। तो मैं यही कहूँगा, और जो मेरा रेगुलर सैल्यूटेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज करते हुए आज मैं कहूँगा इवेंचुअली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू फैमिली बिकॉज कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।